हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंटर स्टडी। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर 2 लैंग्वेज 1 इंग्लिश। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि सीटेट पेपर 2 हुआ था 20 दिसंबर 2021 को। तो ये हम पेपर 2 की बात करेंगे यहाँ पर, पेपर 2। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो दोस्तों ये एक पैसेज है, थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ नहीं रहा हूँ, आपके लिए सिर्फ स्क्रॉल किए देता हूँ। सीधा हम उसके क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे और फिर डिटेल में हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके लिए स्क्रॉल इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। थोड़ा सा लेंदी पैसेज है ताकि वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए मैंने आपके लिए स्क्रॉल किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91 में ये बोला गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। एन इंडिविजुअल शुड नॉट हैव एनी फेथ इन अ साइंटिस्ट। सेकंड, अ साइंटिस्ट डिज़ायर क्वेश्चनिंग बेस्ड ऑन सिंपल रीजनिंग। पहला ऑप्शन है ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू। ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। एंड फोर्थ ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि लोगों को साइंटिस्ट पर भरोसा करना चाहिए और साइंस रीजनिंग बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड दोनों होता है। इसे समझने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है और दूसरी जो है वो सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। व्हाट टाइप ऑफ रीज़न इज़ नॉट हाईली रिक्वायर्ड इन अ साइंटिफिक इंक्वायरी। यहाँ पर दोस्तों नॉट पूछा गया है, यानी कि नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन, अनटेम्पर्ड, अनइनहिबिटेड, वन फ्रॉम एनी प्रीवियस बिलीफ, या दैट ऑफ हाईली एजुकेटेड एंड प्रीजुडिस माइंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि दैट ऑफ अ हाईली एंड प्रीजुडिस माइंड। पहला क्या है, अनटेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? अनटेम्पर्ड मतलब होता है अनियंत्रित या जो किसी अन्य विचार के कंट्रोल में नहीं हो। ये तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो किसी के कंट्रोल में ना होना। दूसरा है अनइनहिबिटेड, इसका मतलब होता है बेहिचक या खुले विचार का, ये सोचकर संकोच ना करता हो कि कोई क्या कहेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस बिलीफ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस बिलीफ से पाक हो, और इसीलिए ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर है वन फ्री फ्रॉम एनी प्रीवियस बिलीफ, मतलब यह है कोई प्रीवियस बिलीफ, कोई जो आपका फेथ होता है, बिलीफ होता है, वो कोई पुराना ना हो, उससे बिल्कुल फ्री हो, पाक हो। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक हो जाएगा। 93 में देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइंटिस्ट method means asking questions and specific their answer. B option, everybody problem of life may not be solved by the scientific method. तो A is right and B is wrong, B is right and A is wrong, both A and B are right या both are wrong। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि जो ए स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और बी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय साइंटिफिक मेथड, दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 ए इज करेक्ट। 94 में चलते हैं। साइंस अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मोर देन ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज, क्वेश्चंस ऑफ आइडियाज, अ वे ऑफ थिंकिंग। तो दोस्तों ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। ये पैसेज आप
ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो स्क्रीनशॉट आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने मैथ, साइंस, सोशल साइंस और CDP कवर किया है, तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज भी हमने सॉल्व कराई है, जैसे इंग्लिश, उर्दू और अदर देन हिंदी में हमने सॉल्व कराई है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन 94 क्वेश्चन में बात कर रहे थे। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, यानी कि साइंस अकॉर्डिंग टू ऑथर इज मोर देन डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज से ज़्यादा है, और ये बात की गई थी पैराग्राफ जब आप सेकंड पढ़ोगे पैसेज का, तो वहाँ पर ये बात की गई थी। अब क्यों है पैराग्राफ के, क्योंकि साइंस जो है इंडीड है, फार है, मोर है, मतलब ज़्यादा है इन सब से, डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज से। 95 क्वेश्चन में चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट? रैशनैलिटी इज एन इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ scientific method. Value of system is based on a reasoning and appeals to one's common sense. Third option, the attitude of mind cannot be understood by the method of science. And last option is understanding the philosophy of life is essence of life, essence of science. तो दोस्तों इसका 95 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका 3rd है। यहाँ पर क्योंकि नॉट पूछा गया था, नॉट ट्रू, इसीलिए 3rd स्टेटमेंट जो है वो गलत थी और वही इसमें पूछी गई थी। रैशनैलिटी का मतलब होता है चेतना या द क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन अकॉर्डेंस विथ रीज़न और लॉजिक, ये होता है इसका मतलब। 96 में चलते हैं अब, और इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका ग्रामर से पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज एट्रीब्यूटेड टू द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस? व्हाट देन इज दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड, दिस कल्चर एंड दिस फिलोसफी ऑफ लाइफ? तो ये क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या आर्टिकल है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो दिस आया है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2nd। यहाँ पर वर्ड दिस, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रोनाउन और आर्टिकल सभी होते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो दिस होता है ये मतलब एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और आर्टिकल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसे किसके साथ यूज़ किया जाता है। यहाँ पर दिस को नाउन, यहाँ पर जो दिस है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर जो दिस है वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज़ वाई दिस यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर नाउन को डिस्क्राइब करेगा तभी एडजेक्टिव होगा। चलिए 97 में चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोला गया है देखते हैं पहले। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अनटेम्पर्ड एज यूज्ड इन द गिवन पैसेज। पहला है इल टेम्पर्ड, अनवांटेड, लॉजिकल या इरेशनल, यानी कि आपको इसमें सिनोनिम्स बताना है सेम मीन्स अनटेम्पर्ड का। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3rd है, यानी कि लॉजिकल। अनटेम्पर्ड और लॉजिकल दोनों का मतलब सेम ही होता है, एक जैसे ही निकलता है। अनटेम्पर्ड का मतलब होता है किसी के नियंत्रण में होना या किसी विचार के हावी में हो जाना। जब टेम्पर्ड नहीं होगा तो यानी कि अनटेम्पर्ड होगा, तो लॉजिकल और रैशनल होगा। दोस्तों मतलब यह है, टेम्पर्ड का मतलब यह है किसी के नियंत्रण में होना। यहाँ पर बात की गई है अनटेम्पर्ड। अनटेम्पर्ड का मतलब किसी के नियंत्रण में ना होना, और ये किसी के नियंत्रण में तभी नहीं होगा जब कोई काम लॉजिकल हो या रैशनल हो। तो यहाँ पर रैशनल तो था नहीं, लॉजिकल था, तो लॉजिकल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
98 में चलते हैं आप। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रीजुडिस इज डिफरेंशियल, इनडिफरेंट, डिटरमेंटल या प्रीकंसीव। तो दोस्तों जो आपका प्रीजुडिस का जो एंटोनिम्स है वो यहाँ पर इनडिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड ठीक होगा। अब बाकी के मतलब भी हम देख लेते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है। प्रीजुडिस का मतलब होता है पक्षपात करना, यानी कि किसी के अगेंस्ट में बात करना, और इसका अपोजिट जो होगा वो इनडिफरेंट हो जाएगा। अब डिफरेंशियल मतलब भी होता है पक्षपाती, और डिटरमेंटल जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका मतलब भी होता है हानिकारक या हार्मफुल। प्रीकंसीव का मतलब होता है टू फॉर्म प्रायर नॉलेज, पूर्व कल्पना करना। प्रीकंसीव का मतलब टू फॉर्म प्रायर नॉलेज, पहले की पूर्व कल्पना करना या पहले की कल्पना करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों उसका करेक्ट ऑप्शन था 99। यानी कि इस पैसेज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस शोज एन एरर? द मेथड्स ऑफ साइंस आर नो मोर देन अ मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग। तो यहाँ पर अंडरलाइन आपको दिए हुए हैं ABCD। अब हमें ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों इसमें जो एरर है वो आपका सेकंड पार्ट में है, यानी कि B पार्ट में, और B पार्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, इसीलिए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्यों एरर है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देन जो है, देन द मेथड ऑफ आस्किंग जो है, यहाँ पर द मेथड होना चाहिए था, ना कि अ मेथड। मेथड ऑफ आस्किंग, मेथड ऑफ आंसरिंग, इसीलिए मेथड प्लूरल होगा। मेथड जो है यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल के लिए आई यूज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पर आएगा द मेथड्स ऑफ आस्किंग एंड आंसरिंग। देखो दोस्तों ये है, मतलब मेथड के बाद यहाँ पर आस्किंग आ रहा है और आंसरिंग भी आ रहा है, तो इसीलिए इस मेथड को क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था मेथड्स, द मेथड्स। ए भी नहीं, द मेथड। यहाँ पर ए से पहले द भी आएगा, द मेथड्स होगा ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, और इसमें भी आपको एक स्टैंजा आपको गिवन है। ये मैं आपके लिए दोबारा से स्क्रॉल किए देता हूँ ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए। वैसे ये छोटी सी थी, आप इसको एक बारी में रीड भी कर सकते हैं। आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लवर्स फेट हैंग्स इन बैलेंस। बी स्टेटमेंट। The beloved is easily persuaded. C statement. Her pride stand in the way of her lover's success. या D स्टेटमेंट है there is a conflict between pride and pity. अब दोस्तों इसमें है क्या ऑप्शन नंबर, हम देखते हैं। इसमें जो है, जो C और D जो स्टेटमेंट है वो दोनों ठीक है, और ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल पा रही है। ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक हो जाएगा। परसुएड का मतलब क्या होता है हम पहले ये जानते हैं। जो यहाँ पर परसुएड आया है सेकंड स्टेटमेंट है, तो परसुएड का मतलब क्या होता है, मनाना। परसुएड का मतलब होता है मनाना, किसी को मनाते हैं तो उसको कहेंगे परसुएड। ये दोबारा से लिख देता हूं मैं, मनाना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। द पॉइट इज डिजेक्टेड लवर। सबसे पहले
ओके, ही लॉस हर्ट वेरी सून, ही नोज द अल्टीमेटली ही विल नेवर लव, या हिज रिक्वेस्ट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ हिम। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर, सबसे पहले इसको हम दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं आपके लिए इस क्वेश्चन को, कि द पॉइंट इज डिजेक्टेड लवर, या ही लॉसेस हर्ट वेरी सून, ही नोज दैट अल्टीमेटली ही विल विन हर लव। इस पोएम के अकॉर्डिंग हमें यह बताना है हिज रिक्वेस्ट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ फॉर हिम। तो यही इसका जो लास्ट ऑप्शन है वही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस स्टांजा के अकॉर्डिंग, हिज रिक्वेस्ट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर हिम। दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे, व्हाट वाज द पोइट्स लास्ट थॉट, मतलब पोइट का लास्ट थॉट आखिरी विचार क्या था। पहला ऑप्शन है हिज रिक्वेस्ट फॉर अ राइड टुगेदर, दैट हिज लव वुड एक्सेप्ट हिज लव, दैट शी वुड रेज हर ब्यूटीफुल ब्रो, या दैट हिज ब्रीथिंग वुड स्टार्ट अगेन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि हिज रिक्वेस्ट फॉर अ राइड टुगेदर। उनको जब मालूम हो गया कि आखिरकार उनकी बिलव उनको नहीं मिलेगी, तो उन्होंने आखिर में सोचा कि आखिरी बार राइड पर ही साथ चले जाएं। इस पोएम का नाम भी द लास्ट राइड टुगेदर ही है, इसीलिए। 103 में जब चलते हैं, एम आई डिफीट द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन एक्सप्रेशन इज, अब ये 4 आपके ऑप्शन हैं। अब ये देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ठीक हो जाएगा। ये आपका है मेटाफर, ऑप्शन नंबर इसका 2 ठीक हो जाएगा। देवता जब जिस तरह इम्पोर्टेंट होता है उसी तरह वे खुद की इम्पोर्टेंट समझ रहा था, इसीलिए यहाँ मेटाफर होगा। जब आप स्टैंजा पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि वो अपने आप को देवता की तरह समझ रहा था, इसलिए यहाँ पर ये मेटाफर हो जाएगा। अब मेटाफर होता क्या है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। मेटाफर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो ऑप्शन नंबर 3 है, पर्सोनिफिकेशन में किसी चीज़ों को मानकर बात की जाती है, जैसे वाइंड सेज, मतलब कोई चीज़ है उसको मानकर कोई बात की जाए। और ये जो आपका इमेजरी है इसमें क्या आता है, ऐसी लिखा जाता है कि पढ़ने वाले के दिमाग में उसकी इमेज आ जाए, मतलब कोई कंटेंट या कोई चीज़ ऐसी लिखी जाए जिसके बारे में पढ़ने वाले के विचार में ये आ जाए कि वो जो लिखा गया उसके दिमाग में वो विचार आ जाए। अब एक है सामाइल और एक है मेटाफर। तो दोनों हम देखते हैं, अगर दो चीज़ों को कंपेयर करके बोला जाए तो उसको सामाइल या मेटाफर कहते हैं। अगर कंपेयर करके दिमाग एज लाइक वगैरह वर्ड का यूज़ किया जाए तो उसे सामाइल कहते हैं। जैसे ही इज़ ब्रेव लाइक लाइन, यहाँ पर जो सेंटेंस आया है, ही इज़ ब्रेव लाइक लाइन, वे शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पर ये सामाइल होगा। लेकिन अगर रीज़न में कंपैरिजन बताए और बिना एज या लाइक वगैरह का यूज़ किया जाए, उसको बोल दिया जाए, जैसे कंपेयर करना है तो उसे मेटाफर कहते हैं। जैसे ही इज़ लाइन, अगर जैसे किसी स्थान के बारे में 2 सेंटेंस लिखूं, ही इज़ लाइन पहला सेंटेंस है मेरा ये, और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ ब्रेव लाइक लाइन। तो दोस्तों यहाँ पर ये आया है, अगर किसी को लाइन ही बोल दिया गया तो यहाँ पर ये कहलाएगा मेटाफर। और सामाइल क्या होगा, जिसमें लाइक एज ये वर्ड आ जाए तो ये कहलाएगा आपका सामाइल। तो आई होप आपको ये चारों डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ज़रूर जाएगा, इसलिए आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होकर रहें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 104 में ये बोला गया है, विद लाइफ एंड डेथ इज द बैलेंस द फिगर ऑफ स्पीच, आई द एक्सप्रेशन इज, अब क्या है, सामाइल, मेटाफर, हाइपरबोले या पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों ये आपका हाइपरबोले है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ऊपर सामाइल और मेटाफर पर्सोनिफिकेशन के बारे में हमने अभी आपको बताया ही है, यहाँ उसमें कोई बात नहीं कही है, तो सीधी बात में हाइपरबोला ही होगा। मतलब उससे रिलेटेड कोई भी, जो हमने अभी तीनों डेफिनेशन बताई है, उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है। अब ये कहते किसे हैं हाइपरबोले, पहले हम ये बात करते हैं। जब किसी स्टेटमेंट को बोलने का मकसद वह नहीं होता बल्कि कुछ और होता है, मतलब कोई स्टेटमेंट अगर बोली जाए और वो स्टेटमेंट आपको, जो स्टेटमेंट बोली गई है उसका मतलब वो ना होकर कुछ और ही है, तो उसे बोलेंगे हाइपरबोले। तो ये था क्वेश्चन नंबर 105 में चलते हैं। अब स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एट द एंड लवर फील दैट ही इज़ इन हेवन, और बी स्टेटमेंट है, एट द लास्ट एट लीस्ट हिज वन रिक्वेस्ट हैज़ बीन ग्रांटेड। तो दोस्तों दोनों ही सही है। जब आप स्टैंजा को पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 3 ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो आपके पैसेज और एक स्टैंजा से फर्स्ट लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। और अब हम चलते हैं अपने 15 पैडागोजी के क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 105 के बाद 106 क्वेश्चन नंबर पे हम चलते हैं। अब लैंग्वेज इज, अब पहला ऑप्शन है आपके सामने, सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, रूल गवर्न सिस्टम या साइंटिफिक सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 3 ठीक हो जाएगा, यानी कि रूल गवर्न सिस्टम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। ए टीचर डज एक्शन विच लर्नर फॉलो एज डायरेक्टेड एंड लर्नर आर नॉट एक्सपेक्टेड स्पीक और प्रोड्यूस लैंग्वेज, व्हाट इज दिस मेथड नोन एज। यानी कि दोस्तों ये है, इसका मतलब ये है कि एक टीचर है, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और बच्चों से कहा जा रहा है कि वो एज इट इज़ कॉपी करे और कुछ ना बोले और ना कुछ, मतलब उनको कोई लैंग्वेज भी प्रोड्यूस नहीं करनी है या कोई आवाज़ नहीं निकालनी है। तो ऐसे मेथड को क्या कहा जाता है, इमिटेशन, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ड्रामेटिक या कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो दोस्तों इसको कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे इसको समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया, यानी कि इसमें सिर्फ फिजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है, सिर्फ एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स सही हो जाएगा। अब 107 के बाद क्वेश्चन नंबर 108 में चलते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 22 लैंग्वेज, 18 लैंग्वेज, 26 लैंग्वेज या 10179 लैंग्वेज। तो दोस्तों जो 8 शेड्यूल है वहाँ पर 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 1 ठीक हो जाएगा, 22 लैंग्वेजेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में, ए क्लासरूम मेक्स द लर्नर नोटिस, दोबारा पढ़ते हैं इसको, ए क्लासरूम मेक्स द लर्नर नोटिस लैंग्वेज थ्रू वेरियस मीन्स, वॉइस ऑन द वॉल, क्लास लाइब्रेरी, ऑडियो एंड वीडियो, व्हाट शुड दिस बी डिस्क्राइब लैंग्वेज। पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आपको मीनिंग बता दूं। एक क्लास के अंदर बच्चों के लिए ऑडियो, वीडियो और क्लास की वॉल्स जो होती हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मान के चलो दीवार, ये क्लास की एक दीवार है। तो आप बहुत सारे स्कूल्स में देखोगे, ज़्यादातर स्कूल्स में कोई पोस्टर लगा हुआ होगा दीवार के ऊपर,
कोई पिक्चर बनी होगी, छोटे बच्चों की अगर क्लास है तो कोई पिक्चर बनी होगी, या वहाँ पर ABCD लिखा हुआ रहता है। अब उसका क्या मतलब होता है, जिससे बच्चे को एक इन्वायरमेंट हम दे पाए, ऐसा इन्वायरमेंट जिससे बच्चे क्लासेस के टीचर के अलावा भी क्लास की वॉल से या ऑडियो वीडियो ऐड से भी बच्चे कुछ ना कुछ सीख पाएँ। इसीलिए स्कूल को डेकोरेटेड भी किया जाता है, ताकि वहाँ से भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। जो बच्चों के लिए पोस्टर्स, जो बच्चे एक्टिविटी में पोस्टर बना के लाते हैं, उनको स्कूल की वॉल्स पर लगा दिया जाता है। उसका भी क्या मकसद होता है कि बच्चे उनको देखें और उनसे कुछ सीखें। जैसे कि ग्रीनरी के बारे में बार बार बच्चों से पोस्टर्स बनवाए जाते हैं, स्कूल्स में लगाए जाते हैं, जिससे बच्चे ग्रीनरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, प्लांटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो एक तरीके से उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इनपुट रिच इन्वायरमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इज द थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 110 में चलते हैं। स्किमिंग अटैक्स मीन्स रीडिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल, रीडिंग along the text, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन या रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग। दोस्तों स्किमिंग का मतलब होता है कोई नॉर्मल या सामान्य अर्थ के लिए कोई चीज़ को पढ़ना, यानी कि जनरल मीनिंग के लिए पढ़ना। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। स्किमिंग का मतलब होता है जनरल मीनिंग के लिए पढ़ना। 111 क्वेश्चन में चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 111 में यूज ऑफ वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर आर इनफॉर्मल लैंग्वेज इनपुट्स, फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स, मीन्स ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स या लिंग्विस्टिक ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही और करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट, रूप उन्मुखी भाषाई स्किल। अब 112 में चलते हैं। व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकेबुलरी? वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज व्हेन समवन स्पीक्स, वर्ड्स विच वी नोटिस वाइल रीडिंग, या लास्ट ऑप्शन है वर्ड्स विच वी डो नॉट अंडरस्टैंड। तो प्रोडक्टिव वोकेबुलरी का मतलब क्या होता है? वोकेबुलरी का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो हम राइटिंग में और स्पीकिंग दोनों में यूज़ करते हैं, यानी कि बोलने में भी और लिखने में भी, वही होते हैं प्रोडक्टिव वोकेबुलरी। तो 1 ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। 113 में चलते हैं। अब प्रोसीजरल नॉलेज हेल्प लर्नर्स लर्न द नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, लर्न द फॉर्म फर्स्ट एंड यूज इट लेटर, या अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन, या मास्टर द रूल ऑफ ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। तो 113 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रोसीजर नॉलेज का मतलब क्या होता है? जो हम ग्रामर जो हम पढ़ते हैं वो हम अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाएँ, इसी को बोलते हैं प्रोसीजर नॉलेज। 114 क्वेश्चन में चलते हैं हम। विच अप्रोच टू writing could be started as learning to write by writing, product approach, process approach to writing, dictation या summarizing। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका आंसर नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। लेखन का प्रक्रिया उपागम, हिंदी में कहेंगे इसको लेखन का प्रक्रिया उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क? अब एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क वो टास्क होता है जिसमें कोई हम इमेजिनेशन के थ्रू कोई राइटिंग स्किल्स करते हैं। उससे होता क्या है एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क देने से या कोई वर्क देने से राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, और साथ ही साथ जो आपका माइंड है वो ज़्यादा और डेवलप करता है। तो अब
इसमें पहला ही ऑप्शन जो है आप पढ़ पाओगे कि यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेटिव वर्क की बात की जा रही है, यानी कोई इमेजिनेशन की बात की जा रही है कि इमेजिनेशन यू आर बॉय इन स्टोरी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी इन विच यू मेट अ स्ट्रेंजर। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क में कोई इमेजिनेशन की जाती है। तो यहाँ पर इमेजिनेशन यह है कि आप एक लड़के हो और आप कहीं घूमने के लिए गए हो और वो जो आपका जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो आपको अपने दोस्त को डिस्क्राइब करना है। तो एक इमेजिनेशन ही है, आप घूमने नहीं गए बल्कि आप एक इमेजिनेशन के थ्रू आप ये स्टोरी लिख पाओगे, इसी को कहेंगे एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। Embedding the pedagogy into the materials is content validity of the material, reliability of the material, pedagogical understanding of the teacher या pedagogical realization of materials। तो दोस्तों 116 का जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 116 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, यानी कि pedagogical realization of materials। अब 116 के बाद 117 में हम चलते हैं। ए टीचर ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग एक्टिविटी एवरी डे। एक टीचर जो है रोज़ाना एक एक्टिविटी परफॉर्म कराती है। करती क्या है वो? डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप ऑफ 5 एंड गिव सम डे टू डे फंक्शन या थीम फॉर कन्वर्जेशन इन ग्रुप एंड लेटर शी पिक्स अप one from each group and she asks group to converse as a whole class activity. What is she attempting to promote? First is basic interpersonal communication skills. Second is cognitive advanced language proficiency. Third is discourse competency या group discussion। तो मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक जो टीचर है वो 5-5 के ग्रुप बनाती है और उनको बच्चों को कोई एक थीम देती है, कोई एक टॉपिक देती है और उनसे उसके बारे में हर ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए हर ग्रुप को 5-5 बच्चों को कहती है कि इसके ऊपर डिस्कशन करो। फिर वो रैंडमली किसी हर ग्रुप में से एक बच्चों को सिलेक्ट करती है और कहती है कि वो पूरी क्लास में उस स्टोरी को या जो आपने डिस्कस किया उसको पूरी क्लास में बताएं। तो वो करना क्या चाह रही है? वो करना चाह रही है बच्चों के अंदर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहती है, जिसको शॉर्ट में कहेंगे BICS। अब BICS की फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछी जाती है और काल्प की यानी कि CALP काप की भी फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो ये दोनों फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, आप अपनी कॉपी में इसको ज़रूर नोट करें। 118 में चलते हैं अब। Assessment designed to monitor and improve student progressive during the teaching learning process। अब है क्या, इसको कहते क्या हैं? असेसमेंट फॉर लर्नर, असेसमेंट ऑफ लर्नर, असेसमेंट फॉर लर्नर, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट एज लर्निंग। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों ये कहलाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। अब 119 में चलते हैं, यानी कि हमारा इस पैसेज के इस वीडियो के हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज विद इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला या एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज या एन एडिशनल ऑप्शन या आपका 4th ऑप्शन है एज सेकेंड लैंग्वेज। तो जो NEP 2020 में जो बात की गई क्लासिकल लैंग्वेज की, तो वो आपकी एक एडिशनल या ऑप्शन के तौर पे बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक हो जाएगा, एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पे बात की गई है। दोस्तों हम पैसेज के लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं और इस क्वेश्चन में बोला गया है ए टीचर ऑर्गेनाइज हर क्लास एक्टिविटी इनटू द पेयर एंड गिव a story of 18 sentences. One of the pair has odd sentences, sentence 1, 3, 5 printed and other sentence blank, while the other has
even sentences 2, 4, 6 and odd sentences blank. A student in pair have to read out the sentence mutually to each and other and write complete the story. This involve listening, speaking, reading and writing. What is this task known as? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये बात की गई है कि एक टीचर है और वो पेयर बनाती है, यानी कि दो दो बच्चों को एक साथ करती है। तो मान के चलो एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है। तो ए मतलब एक पेयर है, यानी कि जो ए है उसमें दो बच्चे हैं और बी में भी दो बच्चे हैं। ये मैंने आपको नाम दे दिए। तो मान के चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर मान के चलिए पहले वाले बच्चों को ऑड सेंटेंस दिए जाते हैं कि पहला दिया, दूसरा ब्लैंक छोड़ दिया, तीसरा दे दिया, फिर चौथा ब्लैंक छोड़ दिया, पांचवा दे दिया, इस तरीके से। लेकिन दूसरे वाले ग्रुप को A1 दिए जाते, यानी कि 2 दे दिया, तीसरा छोड़ दिया, पहला छोड़ा A1 प्लेस पे दिया 2 दिया, फिर तीसरा छोड़ा, चौथा दिया, पांचवा छोड़ के छठा देंगे। अब वो बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे और पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे। इसको कहेंगे क्या? म्यूचुअल डिक्टेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको पारस्परिक श्रुतिलेख। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में कवर किए लैंग्वेज 1 इंग्लिश के, जो हमारा पेपर 2 में 20 दिसंबर को पूछा गया था। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।